जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीरज सर। लर्न विथ नीरज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों फिर से आज जो है हम लोग सीटेट जो ये सीटेट एग्जामिनेशन है कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके बारे में आज हम लोग को फिर से चर्चा करना है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है एसएसटी, यानी कि ये है सामाजिक अध्ययन से संबंधित कुछ प्रश्नों का हम लोग चर्चा करेंगे जो पिछली एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाएंगे इस बार भी। तो दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं उनको मैंने बहुत सारे वीडियो में बतलाया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। इस वीडियो में आप लोग जो है शुरू से अंत तक बने रहे। और दोस्तों अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप लोग जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए जो पिछले प्रश्न बचे हुए थे एसएसटी से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों के बारे में आज हम लोग को चर्चा करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यानी कि यहाँ हम लोग शुरू करते हैं 152 से, यानी 152 से हम लोग शुरुआत करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि 152 से पिछले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने एक वीडियो के माध्यम से डाल दिया है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बतला दूंगा, आप लोग उसे देख सकते हैं तथा अपने सीटेट एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट हम लोग चलते हैं प्रश्न पे। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न आता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक शिलालेख में कहा गया है कि ये दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सुलेमान जैसे गुण विद्यमान है। दिल्ली के सुल्तान कौन था? देखिए मैं डायरेक्ट आंसर की बात करता हूँ, ऑप्शन पे मैं नहीं जाता हूँ। तो कह रहा है कि एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के एक सुल्तान थे जिनको खुदा के द्वारा चुना गया है। क्यों? क्योंकि उसमें मोसिस और सुलेमान जैसे गुण मौजूद थे। तो वो सुल्तान कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ मैं बतलाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उनके शासनकाल था, ये अपने शासनकाल यानी कि इनकी शासनकाल की शुरुआत हुई थी 1290 ईस्वी से और ये 1316 ईस्वी तक शासक के रूप में रहे। कहाँ पे? तो ये जोधपुर में रहे थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। तो ये एक ऐसे शासक थे जिनका शौर्य जो है, शौर्य से पूरी पृथ्वी कांप उठती थी और उन्हें सुलेमान या मोसिस के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 153 कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेवारी गांव की मुखिया को सौंपी गई? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा महलबारी बंदोबस्त। ये महलबारी बंदोबस्त जो था यह 1822 ईस्वी में, यह 1822 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें जो है राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने का जो जिम्मा दिया गया था वो मुखिया के ऊपर सौंपा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा महलबारी बंदोबस्त। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध के ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बदल दी? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, पहले इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है, ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में शुरुआत हुई थी और 1918 ईस्वी तक चला था, ठीक है। और 1919 ईस्वी में यह समाप्त हो चुकी थी। तो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बदल दी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। यानी कि युद्ध के समाप्त होने के बाद जो भी औद्योगिक वस्तुएं थी उनकी मांगों में इतना ज़्यादा वृद्धि हुई कि सामानों के दाम में भी वृद्धि हुआ और इस तरह से भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि मरुस्थल का एक उदाहरण। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन होगा लद्दाख। तो लद्दाख क्या है? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लद्दाख है क्या। तो लद्दाख एक मरुस्थल है, वो भी कैसा मरुस्थल है? तो लद्दाख एक
शीत मरुस्थल है। ठीक है, लद्दाख एक शीत मरुस्थल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभर करके आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रदीप्ति वृत्त है। ठीक है, तो ये प्रदीप्ति वृत्त है क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका आंसर है कि वृत्त वह वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह जो है यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह लक्षद्वीप समूह जो है वो कहाँ स्थित है, तो यह अरब सागर में स्थित है। यानी कि लक्षद्वीप समूह जो है यह अरब सागर में स्थित है। और देखिए लक्षद्वीप में जो है टोटल अगर द्वीपों की संख्या कही जाए तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें से केवल 10 द्वीप ही ऐसे हैं जहाँ पर आबादी रहती है। ठीक है, 10 द्वीपों में आबादी रहती है और 26 द्वीप ऐसे हैं जहाँ पर आबादी नहीं रहती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोस्ट क्या है। ब्राज़ील जो है एक देश है, वहाँ पर कंपोस्ट पाया जाता है। उस कंपोस्ट को क्या कहा जाता है, वो कंपोस्ट आखिर में है क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ब्राज़ील में जो कंपोस्ट पाया जाता है वो क्या है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन, कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो कोलकाता बंदरगाह जो है वो हुगली नदी पर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि बंदरगाह क्या होता है। तो बंदरगाह एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर जो जहाज होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, इसको पोताश्रय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। यानी कि हमारे देश में जो जितने भी महादेश हैं, महाद्वीप जो है, महाद्वीप कहिए या फिर महादेश कहिए, दोनों चीज़ एक ही होता है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि लद्दाख में पाए जाने वाले गमपास हैं। ठीक है, कंपास नहीं बल्कि यहाँ पे बात करते हैं गमपास के बारे में। तो लद्दाख में जो पाया जाता है गमपास, उसको वो है क्या आखिर में, तो लद्दाख में पाया जाने वाला गमपास जो है वो बौद्ध विहार है, बौद्ध मंदिर है। ठीक है, तो ये बौद्ध विहार या बौद्ध मंदिर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखिए ये जो लद्दाख में जो गमपास है, गमपास को बौद्ध विहार या मंदिर कहा जाता है। यानी कि वैसा मंदिर जहाँ पे बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। ठीक है, और ये विहार जो है तिब्बती शैली से बना हुआ है, जो खास करके तिब्बत, भूटान, नेपाल और भारत के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल में प्रदेश में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु अपना शरण लेते हैं, यहाँ पे रहते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यानी कि जो भी उद्योग है उनकी रीढ़ की हड्डी के रूप में किस उद्योग को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात उद्योग। यानी कि इस्पात उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो हर एक उद्योग की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक खेती में होता क्या है। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती आखिर में होता क्या है, तो ऑर्गेनिक खेती देखिए एक ऐसी खेती होती है जहाँ पर प्राकृतिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती जो होती है यहाँ पर प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा। ये ऑर्गेनिक कृषि जो होता है यहाँ पे ऑप्शन जो है गलत लिख दिया गया है कि प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग ऑर्गेनिक खेती में नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नहीं किया जाता है, यहाँ पे हो जाएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो खाद्य सुरक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा
बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध है। यानी कि जो भी व्यक्ति है अगर उनको सुरक्षित खाद्य पदार्थ पहुंचाया जाए पर्याप्त मात्रा में तथा पौष्टिक पदार्थों के साथ पहुंचाया जाए तो उसे हम लोग खाद्य सुरक्षा के नाम से जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन क्या है। ठीक है, प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन जो है इसको हम लोग सीएनजी बोलते हैं। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, और सीएनजी में जो होता है 80 से ये सीएनजी जो होता है इस सीएनजी में 80 to 90% जो होता है वो क्या पाया जाता है, इसमें मेथेन गैस पाया जाता है। ठीक है, 80 to 90% मेथेन गैस पाया जाता है जो जलने में काफ़ी सुविधाजनक होता है। ठीक है, और इससे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैरोमीटर का प्रयोग होता है, ये तो बहुत ही बढ़िया सा सवाल है। बैरोमीटर का जो प्रयोग होता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डॉट डॉट में आए। देखिए ईसा जो है, ईसा मसीह जो है उनके शिष्य जिनका नाम था सेंट थॉमस, वो भारत में पहली बार आए थे। तो कहाँ आए थे, किस राज्य में आए थे, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केरल राज्य में वो आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि जूलू क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जूलू क्या है, तो जूलू एक है दक्षिण अफ्रीका की जनजाति। जूलू क्या है, तो जूलू दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है और ये जनजाति जो है इसी जूलू भाषा बोलते हैं। इनकी भाषा को इसी जूलू भाषा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं। तो देखिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। संविधान के अनुसार जो होता है राज्य के कितने अंग हैं, तो राज्य के 3 अंग हैं। अब इन 3 अंगों के बारे में हम लोग को चर्चा करना है कि संविधान के अनुसार जो होता है राज्य के 3 अंग आखिर में कौन कौन है। तो जिसमें से पहला अंग जो होता है वो होता है व्यवस्थापिका। ठीक है, पहला अंग को हम लोग व्यवस्थापिका बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा अंग जो होता है वो होता है कार्यपालिका। दूसरा कार्यपालिका होता है और तीसरा जो होता है वो न्यायपालिका होता है। और यही हमारे संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संघवाद से तात्पर्य है, यानी कि संघवाद क्या होता है। तो संघवाद का मतलब होता है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना संघवाद कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 171, राज्यसभा में अधिकतर कितने सदस्य हो सकते हैं। तो राज्यसभा में अधिकतर 245 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में 245 सदस्य हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को अनुमति नहीं दी जाएगी तो उसमें कौन सी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। देखिए हमारे भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की बात किया जाता है तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, अब भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। और उनमें से अगर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एक राज्य में यदि एक राजनेता तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को अनुमति नहीं दी जाएगी तो उस कंडीशन में जो है अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक प्राप्त होती है। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक प्राप्त होती है, तो किस चीज़ की प्राप्ति बहुत ज़्यादा होती है, तो यह जनता की प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि हमारी जो व्यवस्था में संसद जो होता है चुन करके आता है जनता के प्रतिनिधि के रूप में, जो जनता के द्वारा चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है। तो भारतीय जनतंत्र में जो कार्यकारी होते हैं उनका कार्य होता है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। जो संसद अधिनियम बनाता है उन अधिनियमों को लागू करना इनका कार्य होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वंदे मातरम आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको स्वदेशी के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, कि
बंग भंग के विरोध स्वरूप शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए एक आंदोलन चला था। ठीक है, इस समय आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया था। अर्थात वंदे मातरम आंदोलन जो है वो क्या था, तो स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर चलाया गया था। और वहाँ पर वंदे मातरम आंदोलन जो था वहाँ का स्वदेशी आंदोलन था। किस जगह का, तो आंध्र प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों के आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया था। ठीक है, स्त्री और पुरुष के बीच तुलना का लेखन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को लागू करना चाहा। ठीक है, कि 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा, तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीयों को कंपनी सरकार के लिए वफादार बनाने के लिए। ठीक है, भारतीयों को कंपनी सरकार के लिए वफादार बनाने के लिए जो है 19वीं सदी में ईसाइयों ने मिशनरी स्कूलों का स्थापना करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी में ब्रिटेन के उद्योगीकरण के लिए कौन सा परिवर्तन हुआ था, तो 19वीं सदी में जो है ब्रिटेन के उद्योगीकरण के लिए भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 178। भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकेदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थाई समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में किस नगर से सक्रिय भाग लिया था। देखिए यहाँ पर क्या है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने के लिए लखनऊ एक शहर है वहाँ से इन्होंने आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। तो ये देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन का स्थानांतरण किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम के तहत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकालीन असम में पाइक क्या था। यहाँ पे देखिए एक शब्द आ रहा है पाइक। जो मध्यकालीन असम में पाइक किसे कहा जाता था, तो यह बालात मजदूरों को जो है पाइक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन्हें वैसे मजदूर जिन्हें मजदूरी करने के लिए क्या किया जाता था, तो बलपूर्वक उनको विवश किया जाता था, इसको बालात मजदूर कहा जाता था, या फिर मध्यकालीन असम में उसे पाइक के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मणिग्राम और नानदेशी क्या था। मणिग्राम और नानदेशी क्या था, तो यह क्या था, दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापार संघ को मणिग्राम या नानदेशी के नाम से जाना जाता था। यह सब क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग से फिर से गुजारिश है कि आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक प्लीज़ बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन दिया है ABCD, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 4 स्टेट्स का नाम लिखा हुआ है। तो आखिर में ये है क्या चीज़, इसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है जैसे कि A में दिया है चिरांद, B में कोल्डिहा, बुरजहोम, हालूर, ये 4 चीज़ जो दिया हुआ है ये है क्या, तो ये यानी कि प्राचीन काल में जो भारत में पाए जाने वाले क्या थे, ये भारत में पाए जाने वाले यानी कि ऐतिहासिक काल में या पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में या नव पाषाण काल में ये भारत में पाए जाने वाले ये जीव जंतु थे। तो इनमें जो चिरांद जो था वो बिहार में पाया जाता था, कोल्डिहा उत्तर प्रदेश में पाया जाता था, बुरजहोम कश्मीर में पाया जाता था और हालूर जो है आंध्र प्रदेश में पाया जाता था। इस तरह से हमारा ऑप्शन ये एक दूसरे से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी कई बार नाम में आया है।
यानी कि ऋग्वेद में अगर बात किया जाए गंगा नदी और यमुना नदी का नाम जो है वो एक बार ऋग्वेद में उसका प्रयोग किया गया। इसका आंसर हो जाएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में है कौन सी विशेषता? तो बौद्ध धर्म के जो है जन्मदाता जो है बुद्ध थे, गौतम बुद्ध। और जैन धर्म के जन्मदाता कौन थे? तो वो थे महावीर। और इन दोनों धर्म में कौन सी विशेषता कॉमन है, एक ही जैसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। यानी कि वैसा व्यक्ति जो अपने घर को त्याग सकता है उसे ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है? तो इसका आंसर हो जाएगा फूली ज्योतिराव फूल। यानी कि ज्योतिराव फूल ने इस कथन को कहा था। उसने क्या कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है। यानी कि जो लोग जो है वहाँ पे वर्षों से रहते आ रहे हैं, वहाँ की ज़मीन पर, वहाँ की भूमि पर उनका अधिकार होता है, न कि उच्च जातियों के लोगों का अधिकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मृदा के कौन सा गुण निर्धारण जनक चट्टान करती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक गुण, पारगम्यता और संरचना। ये तीनों चीज जो होते हैं मृदा के गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनाने के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करती है। इस तरह से उन्होंने दीवाने आम बनाने के संदर्भ में इस कथन को उपयुक्त समझा था। चलिए अगला देखते हैं कि तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले के उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया हो, वे जो है इस नियम के तहत जो है वहाँ का सदस्य नहीं बन सकता था। चलिए अगला देखते हैं कि धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों का साधारणतः खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि धरातल जो है पृथ्वी की भूपर पट्टी में जो खनिज पाए जाते हैं उन्हें खोद करके बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्खनन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें कहाँ स्थित है? तो पूरी दुनिया की सबसे प्राचीनतम चट्टानें जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, स्थित है। चलिए अगला, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि जो भी कच्चे माल जो होते हैं उनको मूल्यवान रूपों में बदलने की क्रिया को द्वितीयक क्रियाकलाप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप क्या है? यानी कि कृषि से संबंधित नहीं, कृषि से संबंधित वैसे पदार्थ जो जिसके माध्यम से जो है कई प्रकार की जो है कीमती वस्तुएं, मूल्यवान वस्तुएं बनाई जाती है, उसको प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। और ये द्वितीयक क्रियाकलाप जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप के माध्यम से प्राप्त वस्तुओं को ही कन्वर्ट करके उसको बनाया जाता है द्वितीयक क्रियाकलाप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपैची और क्रो क्या थे? ठीक है, अपैची और क्रो जो था वो उत्तरी अमेरिका की कबीले को अपैची और क्रो के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनराइज उद्योग का एक उदाहरण क्या है? तो सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 195, किस क्षेत्र को विश्व का फलोधान कहा जाता है? यानी कि फलों का क्षेत्र कहा जाता है विश्व के उस किस क्षेत्र को? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य क्षेत्र को विश्व का फलोधान के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जहाजों का नौकायान में सहायता करता है? जहाजों के नौकायान में उच्च ज्वारीय ऊर्जा जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सहायता करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग को कुछ ही प्रश्नों के बारे में चर्चा करना है। तो देखिए अगला प्रश्न जो आ रहा है कि पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परिवर्तित करता है? यानी कि पृथ्वी द्वारा जो रेडियो तरंगें वायुमंडल में प्रसारित होती है तो उसको पुनः पृथ्वी में परावर्तित करने का श्रेय किसके ऊपर जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तापमंडल। इसको आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तापमंडल यानी कि थर्मोस्फीयर कहाँ है? तो ये पृथ्वी की ऊपर
मध्यमंडल में पाया जाता है। ठीक है, इसी तापमंडल का निचला क्षेत्र आयन मंडल कहलाता है, जो पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर भेजने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? भारत में अभी भी असमानता है, तो भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गरीबी। ठीक है, भारत में आर्थिक असमानता अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि गरीबी के कारण यहाँ पर असमानता की खाई चौड़ी होती जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 199 कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के अनुसार क्या सत्य है? ठीक है, तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्रों पुत्री और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सा, देखिए पुत्र है या फिर पुत्री है या फिर जो पुत्र और पुत्री की जो माँ है, उनमें जो उनके पिताजी का जो धन संपत्ति होता है, उनमें सभी को बराबर बराबर हिस्सा देना। ठीक है, आज की इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 के अनुसार संविधान के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं फिर से लास्टली आप लोगों से कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे तथा इस वीडियो को देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट करेंगे तथा अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हों। तो दोस्तों फिर से अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो के लिए आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि अगला वीडियो भी आप लोगों के पास यह पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।